गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को सुबह का राम राम, सत श्री अकाल। इस क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं कि अभी एक बूंद ही सही पर मैं सैलाब बन रहा हूँ। अभी एक बूंद ही सही पर मैं सैलाब बन रहा हूँ। अभी एक पन्ना ही सही पर मैं किताब बन रहा हूँ। तो दोस्तों, इसीलिए ये कोरोना का वक्त है, इसे जायज़ ना गवाए। ऐसे ही एक एक बूंद से जिस प्रकार सैलाब का निर्माण होता है, एक एक पन्ने से जिस प्रकार से पूरी किताब का निर्माण होता है, उसी प्रकार निरंतर प्रयास करते रहे। क्योंकि आजकल के जितने भी एग्जाम है, चाहे RAS हो, SI हो, UPSI हो, यहाँ तक कि ग्रुप डी या SSC GD का एग्जाम तक हो, एक एक सीट के लिए कम से कम 400 बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। उन 400 बच्चों में से खुद को अगर अकेला निकालना है तो आपको धीरे धीरे बूंद की तरह आपको सैलाब बनना पड़ेगा। आपको हर एक पेज की तरह इकट्ठा होकर के आपको किताब बनना पड़ेगा, तभी जा कर के आप सिलेक्शन ले पाएंगे। वरना एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले पढ़ेंगे तो ये कार्य लगभग असंभव के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो रोज़ पढ़ते रहिए। ये कोरोना का समय है, इसे व्यर्थ ना गवाए। कंटिन्यू जो अपनी पढ़ाई को इसमें जारी रखें। कौन मर रहा है, कौन कितना जिंदा है, ये हमारा काम नहीं, ये गवर्नमेंट संभाल रही है। हम इस पर सोचेंगे तो भी हमसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका काम इतना है कि सिर्फ घर पे सुरक्षित रहे और पढ़ाई करते रहे और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में बात करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने थायराइड ग्रंथि के बारे में बात करी थी। थायराइड ग्रंथि हमें पता है हमारे गले के यहाँ पाई जाती है और इसका आकार कैसा होता है, H आकार होता है। अब ये आपको यहाँ पर जो ये थायराइड ग्रंथि दिख रही है H आकार में, इसकी सतह पर देखिए आपको मटर के दाने की तरह यहाँ लाल रंग के आपको अलग अलग 2-4 बिंदु दिख रहे होंगे। ये जो बिंदु आपको दिख रहे हैं ये पैराथायराइड ग्रंथि है। तो आपको क्या समझ में आया इसे कि थायराइड ग्रंथि की सतह पर ही पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। जिस प्रकार से एक माँ की गोद में एक बच्चा होता है, बच्चे को ले लेके जाती है, इसी प्रकार से थायराइड ग्रंथि की सतह पर भी क्या है, पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती है। ये संख्या में 4 से 6 तक हो सकती है। इससे निकलने वाला हार्मोन है पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक है, और इसको जो है कोलीप का हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। हाँ यार दोस्तों, इतने जने आप लाइव देख रहे हैं अभी सुबह सुबह, प्लीज़ एक बार इसे लाइक जरूर कर दो। ठीक है ना दोस्तों, एक बार लाइक करो यार इससे, ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता रहे। इससे कोई पैसे वैसे नहीं मिलते है ना, ये आप निकाल देना दिमाग से कि सर पैसे वैसे मिलते होंगे। पैसे भाई साहब नहीं मिलते, इसे लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वाकई बच्चों को जो है पसंद आता है वीडियो। ठीक है, तो ये बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। मैं कुछ भी पूछूँ आपसे, कोशिश करें कि लाइव के अंदर उसका आप जवाब दें। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि की सतह पर, थायराइड ग्रंथि की सतह पर ये संख्या में कितनी होती है? संख्या में 4 से 6 तक हो सकती है संख्या में, ध्यान रखना है। इसका कलर कैसा होता है? ये मटर के दाने की तरह और लाल होती है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? आप पूछेंगे सर गुरुजी इसमें हार्मोन कौन सा है निकलने वाला? तो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक है, पैराथार्मोन हार्मोन। यहाँ पे पैराथार्मिन हार्मोन भी है बहुत सारी किताबों में, तो उसमें ज़्यादा ई की मात्रा में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस पैराथार्मिन हार्मोन को और क्या कहा जाता है? अगर आपको आता है तो एक बार लाइव के अंदर मुझे लिख करके बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। पैराथार्मिन हार्मोन को कोलीप का हार्मोन भी कहा जाता है, कोलीप का हार्मोन। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ ले कि कोलीप का हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको उसका आंसर देना है कि पैराथार्मोन हार्मोन। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि कोलीप का हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, कौन सी ग्रंथि है? पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लिया सर कि ये पैराथार्मोन या कोलीप का हार्मोन इससे स्रावित होता है, लेकिन सर ये कार्य क्या करता है? तो कार्य मैं बताता हूँ कि हमारी जो अस्थियों में जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये अस्थियों से कैल्शियम को लेकर के कहाँ जाता है? रक्त के अंदर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ इसके बारे में कि ये हार्मोन है। हार्मोन क्या करता है? जब अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, तब ये क्या करते हैं? ये भाई साहब जन्म लेते हैं। कल वाली क्लास के अंदर भी एक डायलॉग बताया था कि जब जब कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी तब तक मैं जन्म लूंगा। ठीक है, इसी प्रकार से कौन बोलता है? यहाँ पर पैराथार्मिन हार्मोन बोलता है कैल्शियम को कि जब जब तू यहाँ पर जन्म लेकर के तेरी जनसंख्या बढ़ाएगा, मैं भी क्या करूँगा? उसी वक्त जन्म लूंगा। यानी कैल्शियम की मात्रा अगर हड्डियों में ज़्यादा हो गई तो ये भाई साहब उत्पन्न होंगे, पैराथार्मोन हार्मोन उत्पन्न होगा और क्या करेगा? इसको यहाँ से रक्त में ले जाएगा। अब आप खुद सोचिए
कि जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई हड्डियों में, तो यहाँ से उठा करके कैल्शियम को बोलता है बेटा चल आ जा, बहुत ज़्यादा खेल लिया यहाँ पर, चल एक काम कर, रक्त के अंदर जा। अब रक्त के अंदर भेज दिया, और अब आप खुद दिमाग से सोचे कि यदि पेराथार्मोन हार्मोन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या होगा। पेराथार्मोन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या करेगा, ज़्यादा कैल्शियम को उठा करके रक्त में डाल देगा हड्डियों में से। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रोग हो जाता है, हड्डियों में छेद पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पेराथार्मोन एच का मतलब हार्मोन है ना, हार्मोन की मात्रा अगर अधिक बढ़ जाती है, इसका मतलब है अधिक बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि यह कैल्शियम को रक्त में ले जाता है और अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। और ये कैल्शियम की मात्रा कम होने से क्या होगा कि हड्डियां खोखली हो जाएगी, हड्डियों में छेद होने लगेंगे छोटे छोटे। तो इससे क्या होगा, हड्डियों में छेद होने लगते हैं। और ये अवस्था जब हड्डियों के अंदर छेद होते हैं, इस अवस्था को ओस्टियोपेरोसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसे। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, ओस्टियोपेरोसिस। आप बोलेंगे सर ये कैसे नाम सर याद करवा रहे हैं सर। देखिए दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। आपको इस नाम को याद करने के लिए आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार जुबान पर इस नाम को याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के जुबान पर आते हैं। हमारे मन में तो रहता है कि ऐसे होगा, लेकिन जुबान पे आते ही नहीं। तो थोड़ा कोशिश किया करें घर पे, अलग जो फुसफुसा के ऐसे बोलते रहे जब भी पढ़े आप। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो अवस्था होती है, हड्डियों में छेद होने लगते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं ओस्टियोपेरोसिस, यानी इसे बोलते हैं अस्थि सुशीरता। हिंदी में बोला जाए तो अस्थि सुशीरता, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो अगर ऐसा आ जाए कि ओस्टियोपेरोसिस क्या है, तो हड्डियों में छेद होना ओस्टियोपेरोसिस कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और ये छेद क्यों होता है, कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाती है। और कमी क्यों होती है, मुझे बताइए कमी क्यों होती है, क्यों। पेराथार्मिन हार्मोन क्या है, ज़्यादा बनने लगता है, और ये किसका दुश्मन है, कैल्शियम का। हड्डियों के अंदर ज़्यादा कैल्शियम नहीं रहने देता है, और जब इसका निर्माण ही ज़्यादा हो गया तो अधिकतर कैल्शियम को लेकर के रक्त में डाल देगा। तो मुझे बताओ, अस्थियों में तो कमी हो गई, और अस्थियों में कमी हो गई तो अस्थियों के अंदर क्या है, छेद बनने स्टार्ट हो गए। और इस छेद बनने का जो अवस्था है, इसे क्या कहेंगे हम, ओस्टियोपेरोसिस, यानी कि अस्थि सुशीरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में अगर समझ में आया तो प्लीज़ यार एक लाइक जरूर करो प्लीज़। आप इतने जरे अभी देख रहे हैं सुबह सुबह, एक लाइक कर दो, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ यार वाकई बच्चे जो है इंटरेस्टेड है पढ़ने में। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि यदि अस्थियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो ऐसी अवस्था क्या होती है, ओस्टियोपेरोसिस कहलाती है, यानी अस्थि सुशीरता कहलाती है। अब खुद सोचिए ये हुआ क्यों, क्योंकि ये क्या है, पेराथार्मिन हार्मोन क्या है, अधिक आ गया। अधिक आने से कैल्शियम अधिक मात्रा में लेकर के रक्त के अंदर डाल दिया। अब खुद सोचो, इसकी उल्टा सोचो अब कि यदि अगर पेराथार्मिन हार्मोन की कमी हो गई तो कमी होने पे क्या होगा कि कैल्शियम यहाँ से अस्थि से लेकर के ये रक्त के अंदर डाल ही नहीं पाएगा तो ससुरा रक्त के अंदर तो कमी हो गई ना कैल्शियम की, खुद सोचिए। तो इसका मतलब इसके अंदर अब दूसरी अवस्था पढ़ते हैं कि यदि पेराथार्मिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए, तो कमी हो जाने से क्या होगा कि रक्त के अंदर, रक्त में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और रक्त के अंदर अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो मांसपेशियाँ क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, प्रभावित होती है। तो मांसपेशियाँ प्रभावित होती है और इस अवस्था को टिटेनी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, टिटेनी। तो इसीलिए आता है कि टिटेनी क्या है, तो टिटेनी यानी कि रक्त के अंदर कैल्शियम की कम मात्रा होने से मांसपेशियाँ कमज़ोर या प्रभावित होने लगती है। ये अवस्था क्या कहलाएगी, टिटेनी कहलाएगी। तो हमने ये पढ़ लिए दोनों। जब हार्मोन ज़्यादा है तब क्या होगा, ऐसी अवस्था में क्या होगा, यहाँ पर मैंने बताया कि ओस्टियोपेरोसिस अवस्था कहलाएगी। और अगर हार्मोन कम है तो क्या कहलाएगा, टिटेनी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर बस इतना ही है कि यह जो ग्रंथि है हमारे थायराइड ग्रंथि की सतह पर पाई जाती है, संख्या में 4 से 6 होती है। इससे निकलने वाला हार्मोन पेराथार्मिन हार्मोन या कोलिप का हार्मोन भी कहलाता है। और अगर ये हार्मोन अत्यधिक स्रावित होता है तो क्या करता है कि हमारे हड्डियों से कैल्शियम को लेकर के रक्त के अंदर डाल देता है।
ऐसी अवस्था में हड्डियों में छेद बनने लगते हैं और ये अवस्था क्या कहलाती है? ऑस्टियोपेरोसिस अवस्था, यानी कि अस्थि सुशीर्ता कहलाती है। और अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो कमी होने से रक्त के अंदर क्या होगा? कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और रक्त के अंदर कैल्शियम की कमी होने से हमारे शरीर की मांसपेशियां प्रभावित होगी, कमजोर होगी, और ये अवस्था क्या कहलाएगी? टिटेनी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें इतना ही है। अब पढ़ते हैं हम थाइमस ग्रंथि के बारे में। देखिए, थाइमस ग्रंथि हमारी जो श्वसन नली ये जा रही है, ये श्वसन नली फेफड़ों में दो भाग में बढ़ जाती है। दो भाग में बंटने के बाद यहाँ बीच में, यानी कि इस हृदय के पास में यहाँ पाई जाती है। आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा थाइमस ग्रंथि का। मैं यहाँ पर एक बार इसकी लोकेशन भी बता देता हूँ। ये हमारी श्वास नली है। ये हमें पता है कि फेफड़ों के अंदर दाएं बाएं फेफड़े में दो भागों में बढ़ जाती है। ये मान लीजिए एक हमारा फेफड़ा है और दूसरा फेफड़ा ये रहा। अब इनके बीच में जो आपको यहाँ पर ये जगह दिख रही है, इस जगह पर पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर थाइमस ग्रंथि। यानी कि यहाँ पर जो ये भाग दिख रहा है, यहाँ हमारा लगभग हृदय होता है और हृदय के पास में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हृदय के पास। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पाई जाती है? हृदय के पास। हृदय के पास पाई जाती है। इसकी एक खासियत ये है कि यह जब भी एक बच्चा जन्म लेता है तो 12 से 14 साल का होता है, तब तक ही एक्टिवेट रहती है, तब तक सक्रिय होती है। उसके बाद एक धागे के रूप में लटकी हुई रहती है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी ग्रंथि जो 12 से 14 वर्ष तक ही एक्टिव रहती है, तो वो थाइमस है। यानी कि 12 से 14 वर्ष तक ही सक्रिय रहती है, सक्रिय रहती है। इसके बाद क्या हो जाती है? निष्क्रिय। आप बोलेंगे निष्क्रिय हो जाती है तो इसका मतलब क्या? गायब हो जाती है? गायब नहीं होती, एक धागे नुमा संरचना के रूप में ये लटकी हुई रहती है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक धागे के रूप में होती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो ये बात हो गई कि यह कहां पाई जाती है? तो हृदय के पास पाई जाती है और ये 12 से 14 वर्ष तक ही सक्रिय रहती है। उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाती है। अब थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो अगर हार्मोन की बात करें तो थाइमोसिन है ना दोस्तों, ध्यान रखना है। थाइमस से कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। मौसी नाम से याद रख सकते हो, है ना। मम्मी की जो बहन होती है मौसी होती है, तो थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये थाइमोसिन हार्मोन कार्य क्या करता है, तो हमें पता है हमारे रक्त के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, बिंबाणु प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं और प्लाज्मा भी पाया जाता है। रक्त परिसंचरण के अंदर हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसके अंदर जो श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, उनका उत्पादन का कार्य करता है, उत्पादन तथा विभेदन का कार्य करता है। अब किस प्रकार से करता है? सबसे पहले तो मैं WBC के बारे में यहाँ लिखता हूँ कि WBC यानी श्वेत रक्त कणिका है, ध्यान रखना है। व्हाइट ब्लड सेल, अब ये कौन कौन सी होती है इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। एक होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। दूसरी होती है, एक बार आपको अगर आता है तो एक बार प्लीज़ लाइव चैट के अंदर लिख करके बताएं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। और तीसरा होता है यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स। एक होती है चौथा बेसोफिल्स, और एक होता है इयोसिनफिल्स। ठीक है दोस्तों, ये पांचों जो है अलग अलग प्रकार की WBC है, यानी कि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स तथा इयोसिनोफिल्स, है ना, इयोसिनोफिल्स। अब ये क्या करता है कि यह थाइमस ग्रंथि इन सभी WBC को क्या करता है? विभेदन तथा उत्पादन का कार्य। विभेदन प्लस उत्पादन, यानी कि इसके बनने में भी मदद करेगा, इसमें विभेदन करेगा। विभेदन का मतलब है जैसे कोई भी आपके मान लीजिए कंपनी है, आप कंपनी के मालिक है, आपके यहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, सभी को आपने अलग अलग कार्य बांटा हुआ है कि तू भाई ये काम करना, तू ये काम करना, तू ये काम, तू वो काम। तो इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी ये 5 प्रकार की आपको WBC दिख रही है, इसको ये हार्मोन बांटने का कार्य करता है कि भाई लिम्फोसाइट जाओ, तुम वहाँ पर इस प्रकार का रोग आए तो उससे तुम लड़ने का कार्य करना। मोनोसाइट तुम जाओ वहाँ पर, तुम जाओ। बेसोफिल्स तुम वहाँ जाओ। न्यूट्रोफिल्स तुम यहाँ जाओ। इस प्रकार से जितने भी ये WBC है, इन सभी को अलग अलग कार्य देने का, यानी विभेदन करने का काम कौन करेगा? तो यहाँ पर कौन करेगा? थाइमोसिन करेगा। यानी किसके द्वारा?
थाइमस ग्रंथि के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है, ये जितने भी प्रकार के यहाँ पर WBC है इन सभी का विभेदन करेगा, अलग अलग कार्य बांट देगा इनको, इनका उत्पादन करने में भी ये सहायता करता है थाइमोसिन। किसके द्वारा? यहाँ पर थाइमस ग्रंथि के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसमें हमें पता है इसके बारे में क्या क्या पता है कि भाई ये हृदय के पास होती है, ये 12 से 14 वर्ष के बीच ही एक्टिव रहती है, उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाती है। अब निष्क्रिय होने के बाद धागे के रूप में लटकती है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही कार्य करेगी, धागे के रूप में लटकती रहेगी, इसका और कोई कार्य नहीं। इसके अंदर है निष्क्रिय होने के बाद, ठीक है दोस्तों, समझना इसे कि निष्क्रिय होने के बाद इसके अंदर एक कणिकाएं पाई जाती है, उसे हेसल्स कणिकाएं बोलते हैं। हेसल्स कणिकाएं, हेसल्स कणिकाएं क्या करती है कि रोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ये हेसल्स कणिकाएं क्या करती है कि रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया है। और यहाँ पर अब आपके अंदर एक दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर, तो ये WBC का उत्पादन करने में सहायता करती है यहाँ पर ये थाइमस ग्रंथि, लेकिन सर ये तो 14 साल बाद तो सर ये डीएक्टिवेट हो जाती है, यानी निष्क्रिय हो जाती है, तो फिर क्या सर WBC का निर्माण नहीं होता है? WBC का निर्माण होता है। यकृत या हमारी आंत जो है ये भी सहायता करते हैं WBC के निर्माण में। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये थाइमस ग्रंथि जो गायब हो गई 14 साल में तो WBC बनना भी गायब हो गई। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षी तंत्र के तौर पर कार्य करती है, यानी रोगों से लड़ने का जो कार्य होगा हमारे रक्त के अंदर कौन सी कोशिकाएं, वो WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। उनमें से भी कौन कौन सी है ये मैंने बता रखा है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और या एक और क्या है, इओसिनोफिल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये तो 5 प्रकार की WBC है, अलग अलग हमें रोगों से लड़ने के लिए हमें क्षमता प्रदान करती है। जैसे अभी कोरोना वायरस ये आया हुआ है, तो इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जैसे ही घुस गया मान लो, तो सबसे पहले इसमें लड़ने का कार्य कौन करेगा? WBC की जितनी प्रकार की कोशिकाएं हैं ये अलग अलग प्रकार से क्या प्रतिरक्षी तैयार करेगी, तैयार करने के बाद उनसे लड़ेगी। तो जिसमें प्रतिरक्षी इनमें ताकत होगी उसको तो कोरोना से वो ठीक हो जाएगा, और जिसका प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर होगा यानी इनमें लड़ने की क्षमता नहीं होगी तो वो क्या है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस थाइमस ग्रंथि के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हृदय के पास रहती है, 12 से 14 वर्ष तक ही एक्टिवेट रहती है, फिर ये निष्क्रिय हो जाती है और धागे के रूप में लटकी हुई रहती है। और अगर इसके बात करें इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। ये थाइमोसिन हार्मोन क्या कार्य करेगा? WBC का उत्पादन का कार्य तथा इसमें विभेदन का कार्य करेगा। WBC मैंने सारे प्रकार यहाँ पर लिखा रखे हैं, इन नाम को आप जरूर याद रखिए, बहुत ज़्यादा काम आने वाले नाम हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करता है कि इसके अंदर जो धागे के रूप में संरचना लटकी भी रहती है, ये संरचना क्या करती है, इसके अंदर कणिकाएं पाई जाती है जिसे हेसल्स कणिकाएं बोलते हैं। अक्सर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि हेसल्स कणिकाएं कौन सी ग्रंथि के अंदर पाई जाती है, तो थाइमस ग्रंथि के अंदर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमने इसकी बात कर ली है। अब चलते हैं हम दूसरी ग्रंथि की ओर। दोस्तों अब एड्रिनल ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। देखिए एड्रिनल ग्रंथि हमारे किडनी यानी वृक्क के ऊपर पाई जाती है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये दायां और बायां वृक्क है, इसके ऊपर उत्सर्जन तंत्र के अंदर हमने वृक्क को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली अंतःस्रावी कौन सी ग्रंथि है, तो एड्रिनल ग्रंथि। अब ये ग्रंथि करती क्या है कि हमारे अनुकंपी तंत्र है, यानी जिससे प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए वो जिम्मेदार है। जैसे ही सांप को देखते ही अचानक भाग जाना, शेर को देखते ही अचानक भाग जाना, कील चुभने पर हाथ को पीछे कर देना, गर्म वस्तु को छूने पर वापस हाथ को पीछे कर देना, ये सारी क्रियाएं, अचानक होने वाली क्रियाएं, घटनाएं क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। उन प्रतिवर्ती क्रियाओं में सहायता कौन प्रदान करता है, एड्रिनल ग्रंथि। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना है। इसकी लोकेशन हमें पता है, लोकेशन क्या है, वृक्क के ऊपर, वृक्क यानी किडनी। ठीक है दोस्तों, वृक्क के ऊपर पाई जाती है। और क्या करती है, ये अनुकंपी तंत्र के साथ, अनुकंपी तंत्र के साथ मिलकर प्रतिक्रिया में सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, अनुकंपी तंत्र के अंदर ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मिलकर के सहायता प्रदान करती है प्रतिवर्ती क्रिया के लिए, तो कौन सी है, एड्रिनल ग्रंथि। इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी बोला जाता है। ध्यान रखना है, 3F इसलिए कि एक तो फ्लाइट और एक फाइट, एक फाइट और एक है फियर। यानी कि फ्लाइट है, इसका मतलब है पलायन, यानी फटाफट से भागना, एक्टिवेट करती है दिमाग को। फाइट का मतलब है लड़ना, या लड़ने का साहस भी करती है। और फियर यानी कि डर, भय, तो भय उत्पन्न करने का काम भी करती है। इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि 3F ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि को ही 3F ग्रंथि कहा जाता है। एक और है इसके ऊपर
कि 4S ग्रंथि भी इसे ही कहा जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, 4S का मतलब है यहाँ पर S जो है यहाँ पर 4 प्रकार के कैसे हैं, शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म यानी कि शर्करा उपापचय, शर्करा का नियमन हमारे शरीर के अंदर करने का कार्य भी यही करेगी। ठीक है, एक है शुगर रिटेंशन, शुगर रिटेंशन यानी कि लवण धारण करने का कार्य, यानी कि लवण की मात्रा भी बनाए रखेगी हमारे शरीर के अंदर। फिर इसके बाद है सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स यानी कि लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन का कार्य भी यही करेगी। और इसके बाद है यहाँ पर हो गया शुगर, हो गया शुगर, हो गया है ना, यहाँ पर साल्ट है ना, शुगर लिख दिया था मैंने, साल्ट यानी कि लवण, साल्ट रिटेंशन। फिर है सेक्स हार्मोन और इसके बाद है यहाँ पर हमने 3 तो पढ़ लिए हैं, शुगर, साल्ट, सेक्स, और एक और रह गया हमारा इसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि ये क्या है, ऊर्जा का भंडार भी है, ऊर्जा शक्ति भी बोल सकते हैं इसे, ऊर्जा शक्ति, हाँ दिख रहा है उधर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ध्यान रखना है 4S ग्रंथि भी इसे ही बोला जाता है और 3F ग्रंथि भी इसे ही बोला जाता है। 4S इसलिए, ये S जो है यहाँ पर देखिए 4 बार आ रहे हैं, इसलिए शुगर, साल्ट, सेक्स और यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है दोस्तों, अब सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे हुआ कि आप जैसे ही आप मान लीजिए आप सो रहे हैं, आपके पास सांप आ गया तो फटाफट से आप भाग जाएंगे, वरना आप नॉर्मली सुबह उठते तो आराम से उठते रिलैक्स होकर के। लेकिन ये क्या करती है, ये ग्रंथि उसमें एड्रिनल ग्रंथि फटाफट से आपको ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है 3F और 4S ग्रंथि किसे कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। इसके अंदर मैंने आपको क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी लिखा दिया है। अब इसके अंदर की संरचना हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर की संरचना पढ़ते हैं हम कि कौन सी संरचना है इसके अंदर। देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं, इसमें तो होता क्या है कि इस प्रकार से मान लीजिए ये एक है आपकी एड्रिनल ग्रंथि है, इसके अंदर का जो भाग है, ये अंदर का भाग कहलाता है मेडुला, मेड्यूला। ठीक है दोस्तों, और बाहर का भाग जो है कॉर्टेक्स, है ना, कॉर्टेक्स, बाहर का भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर का भाग मेडुला कहलाता है। अब यहाँ पर कॉर्टेक्स के भी 3 लेयर है, 3 स्तर है, ध्यान रखना अलग अलग। किस प्रकार से, यहाँ पर अगर मैं इसे बनाऊं, ये इस प्रकार से, या अंदर की ओर ये भाग है, ये भाग तो मेडुला हो गया, पहला स्तर हो गया, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर, ये पूरा जो स्तर है ये क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है, कॉर्टेक्स। और ये वाला भाग क्या कहलाता है, मेडुला, मेड्यूला। ठीक है दोस्तों, ये कभी कभार लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि 12 तक तो जो है हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी है और उसके बाद जो बीटेक करी इंग्लिश मीडियम में, तो वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो ना तो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एडवांस में इंग्लिश परफेक्ट है और ना ही अब हिंदी में भी ऐसे क्या है कि कभी कभार लिखने में फटाफट से लिखने में थोड़ी समस्या हो जाती। आप नो टेंशन रहे, है ना, आपको कोई भी अगर मिस्टेक लगती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, वैसे मैं सही कर देता हूँ, मैं वैसे बोलता सही हूँ तो इसलिए समझ जाना आप। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर पढ़ते हैं ये कॉर्टेक्स के 3 भाग कौन कौन से। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप समझ लेना कि ये डायग्राम दिमाग के अंदर रखना तुम। अब ये कॉर्टेक्स के 3 भाग हम पढ़ते हैं। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का पहला भाग पढ़ेंगे, यहाँ पर दूसरा भाग और यहाँ तीसरा। अब तीनों स्तर कौन कौन से हैं। कॉर्टेक्स का पहला भाग है जोना मेरुलोसा, पहला है, पहली स्तर है इसमें जोना मेरुलोसा, और दूसरा इसके अंदर जोना फाइब्रोसा, जोना फाइब्रोसा, और तीसरा है इसके अंदर, यानी हमने 2 तो इसके अंदर देख लिए, पहला है जोना मेरुलोसा, दूसरा है इसके अंदर फाइब्रोसा और तीसरा है रेटिकुलेरिस, है ना, जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करना है। ये तीनों इसकी लेयर है एड्रिनल ग्रंथि की, ध्यान रखना है। अब इसके अंदर जोना मेरुलोसा के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है, उस हार्मोन को बोला जाता है मिनरल कार्टिकोइड हार्मोन,
है ना। जोना मेरुलोसा के अंदर मिनरल कार्टिकोइड हार्मोन हमने 4S पढ़ा था, उसमें लवण धारण की क्षमता वाला पढ़ा था, उसके अंदर ये हार्मोन ही होता है, ठीक है ना, मिनरल कार्टिकोइड हार्मोन। अब इसकी अगर मैं बात करूँ जोना फ्राइबोसा की, तो जोना फ्राइबोसा के अंदर होता है ग्लूकोकार्टिकोइड हार्मोन, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर तो पहला हो गया मिनरल कार्टिकोइड हार्मोन, दूसरे के अंदर हो गया ग्लूकोकार्टिकोइड, और तीसरे के अंदर है गोनेडोकार्टिकोइड, ठीक है। यानी कि रेटिकुलेसिस के अंदर कौन सा है, गोनेडोकार्टिकोइड। आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, अरे पढ़ा रहे, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसकी परत के अंदर 3 परतें होती है एड्रिनल ग्रंथि की। इसके अंदर यहाँ पर ये कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स के अंदर पहली परत, दूसरी परत और तीसरी। तो पहली परत तो ये हो गई जोना मेरुलोसा, दूसरी है फाइब्रोसा और तीसरे रेटिकुलेसिस। ये तीनों परतें यहाँ पाई जाती हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स है। ये हार्मोन ये मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर भी अगर डिटेल में पढ़े, इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूँ तो उदाहरण है इसके अंदर जोना ग्लोमेरुलोसा है, इसके अंदर है एल्डोस्टिरोन, एल्डोस्टिरोन। ये एल्डोस्टिरोन भाई साहब क्या है, इसका उदाहरण है, ये क्या है कि सोडियम की मात्रा तो हमारे अंदर क्या है, बनाए रखता है शरीर के अंदर, और यहाँ पर पोटेशियम को क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है, शरीर के अंदर से बाहर निकालने का कार्य करता है। अगर ग्लूकोकार्टिकोइड की अगर मैं बात करूँ तो कोर्टिसोल तथा कोर्टिसोन, ये दो एक अलग अलग प्रकार के हैं। इसके उदाहरण है ना, कोर्टिसोल और एक है कोर्टिसोन। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना, ये इसके उदाहरण है ग्लूकोकार्टिकोइड। शर्करा का उपापचयी मैंने बताया था, शर्करा उपापचयी 4S के बारे में, तो ये उसके अंदर ये हार्मोन है। और गोनेडो हमें पता है, गोनेडो किसके अंदर होते हैं, ये हमारे नर एवं मादा के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर हम ध्यान रख सकते हैं नर एवं मादा। तो नर के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, एंड्रोजन, और मादा के अंदर एस्ट्रोजन, है ना। दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ, हाँ आराम से दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर एग्ज़ाम देने जाओ तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ये याद करके ही जाना, क्योंकि अक्सर इससे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे, एड्रिनल ग्रंथि में क्या पढ़ के जाएंगे, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में ये तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं मेडुला के अंदर। मेडुला के अंदर क्या होता है, हमने यहाँ पर कोर्टेक्स के तीनों भागों को पढ़ लिया है। अब मेडुला के आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए बहुत सारों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये नाम हमें याद नहीं होंगे। तो नाम याद, देखो मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट ही हूँ, नाम प्रैक्टिस से याद करने पड़ते हैं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप, प्रैक्टिस से आपको ये नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं मेडुला के बारे में। अब मेडुला जो है, मेडुला के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, किसी को याद हो तो बताइए, मेडुला के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है ना। एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, एड्रिनलिन। तो मेडुला के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, एड्रिनलिन, ठीक है दोस्तों। और इसका उदाहरण है नोर एड्रिनलिन। तो ये तो आपके जो है यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि खत्म होती है, ठीक है दोस्तों। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा है इसे, हर एक हार्मोन्स, इसकी हर एक परत के बारे में मैंने आपको बताया है। इससे क्वेश्चन आपके एड्रिनल ग्रंथि से बाहर नहीं आ सकता है। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।